हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंटोलोगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ केमिस्ट्री। विथ ईच क्वेश्चन हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ताकि आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट्स को भी रिकॉल कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रॉट आयरन। तो रॉट आयरन इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। इट कंटेन्स अ हाई परसेंटेज ऑफ आयरन एंड अ वेरी फ्यू इम्प्योरिटीज। तो जो रॉट आयरन होता है इसमें जो इम्प्योरिटी का अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, अराउंड 0.12% से लेकर 0.25% तक का इसमें कार्बन पाया जाता है अदर देन आयरन। तो आयरन के अलावा जो अदर इसमें एलिमेंट पाया जाता है वो होता है कार्बन। दिस you have to keep in mind. So wrought iron is an iron alloy with an carbon content of less than 0.08%, और ये इसका अप्रॉक्स डेटा है। इट कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सिलिकॉन, सल्फर और फॉस्फोरस टू। तो ये भी कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं। सो अगर हम बात करें रॉट आयरन की, तो इसको आयरन की नेल्स बनाने में, अदर देन दैट रेलवे कपलिंग्स, रेलवे ट्रैक्स, चेन्स बनाने में यूज़ किया जाता है रॉट आयरन को। बात यहाँ पर आयरन की हुई है, तो आयरन इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है और ये एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इफ़ यू टॉक अबाउट आयरन, तो आयरन के कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स की बात करें तो हेमेटाइट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ओर ऑफ आयरन। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड साइड्राइट, दीज आर द ओर्स ऑफ आयरन। ये आपने ध्यान में रखना है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट एंड साइड्राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू एथाइल अल्कोहल। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जाइमेज। तो जाइमेज इज एन एंजाइम जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो द एंजाइम जाइमेज कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू एथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी ग्लूकोज में C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, इसमें जब जाइमेज डाला जाता है तो तब ये कन्वर्ट हो जाता है C2H5OH जो है एथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे इवॉल्व होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस। सो फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बाई प्रोडक्ट की तरह बाहर निकलती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अगर हम बात करें फर्मेंटेशन प्रोसेस की, तो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होता है ये एक एनएरोबिक प्रोसेस होती है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं एंजाइम्स मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्वर्टेज दिया है। इन्वर्टेज की बात करें तो इन्वर्टेज ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। बात अगर हम करें माल्टेज की, तो माल्टेज ब्रेक्स डाउन माल्टोज इनटू 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो माल्टोज को 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है माल्टेज, ये आपको ध्यान में रखना है। जाइमेज क्या कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। और डाइस्टेज की बात करें तो डाइस्टेज ये एक एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को इनटू सिंपल स्टार्च में कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, डाइस्टेज। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज गोबर गैस कंटेन्स मेनली विच कंपोनेंट्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीथेन। तो मीथेन एक मेजर कंपोनेंट होता है गोबर गैस का। गोबर गैस, जिसको बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है, इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन की बात करें तो द मेन कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस मेक्स अप टू 55 to 70% ऑफ इट्स कंपोजिशन। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 30 से 45% तक का पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड इन गोबर गैस। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो इसके अलावा अगर हम कुछ और गैसेस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के अलावा कुछ और गैसेस पाई जाती हैं, जैसे स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। अदर देन दैट हाइड्रोजन सल्फाइड H2S पाया जाता है, कुछ वेपर पाया जाता है H2O के फॉर्म में, और अमोनिया पाया जाता है गोबर गैस में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, and that is which of the following represents the general formula for alkanes। तो alkanes का अदर नेम की बात करें तो alkanes को पैराफिन के नाम से जाना जाता है, पैराफिन्स कहा जाता है। और पैराफिन का मतलब होता है नॉन सिस्टमेटिक इन नेचर।
तो इसकी केमिकल फार्मूला हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि CnH2n+2। इट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर अल्केन। अगर हम बात करें CnH2n किसका फार्मूला होता है, तो अल्कीन का केमिकल फार्मूला होता है CnH2n। CnH2n-2 इट इज़ द फार्मूला फॉर अल्काइंस। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, आप इसे एज इट इज़ भी लर्न कर सकते हैं। तो अल्कीन का जो फार्मूला होता है वो हो गया CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2 और अल्केन का CnH2n+2। So alkanes are saturated open chain hydrocarbons containing carbon single bonds। तो अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एक ऐसा कंपाउंड जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और जो अल्केन होते हैं, अल्केन में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, सिंगल बॉन्ड। अगर हम बात करें अल्कीन में, तो अल्कीन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ पॉलीमर ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर होता है PVC। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC इज मेड फ्रॉम द मोनोमर विनाइल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। सो अगर हम बात करें PVC की, तो इसके यूजेस यहाँ पे दिए हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रेन कोट्स, हैंड बैग्स, टॉयज इंक्लूडिंग डॉल्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। PVC की बात करें तो काफ़ी ड्यूरेबल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और फायर रेजिस्टेंट भी होता है PVC। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और PVC ये थर्ड मोस्ट प्रोड्यूस सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। थर्ड मोस्ट प्रोड्यूस सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट्स आइसोटोप इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ द अर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरेनियम। तो यूरेनियम का आइसोटोप यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द एज ऑफ द अर्थ। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235 को यूज किया जाता है। अदर देन दैट कार्बन 14 को भी यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द एज ऑफ द अर्थ। इसके अलावा पोटेशियम का भी एक आइसोटोप है जो है पोटेशियम 40, इसको भी यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द एज ऑफ द अर्थ। तो कुछ ऐसे रॉक्स की या फिर कुछ मिनरल्स की एज को कैलकुलेट करने के लिए, या फिर कुछ मीटरॉइड्स होते हैं, या फिर कुछ मून में पाए जाने वाले रॉक्स एंड सॉइल, इनकी एज को कैलकुलेट करने के लिए इन आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है। पोटेशियम 40 की बात करें तो ये ज़्यादातर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स में पाया जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड कार्बन 14 की बात करें तो कार्बन 14 इसको अर्थ के अपर मोस्ट जो लेयर है यहाँ पे पाया जाता है कार्बन 14, या फिर अपर एटमॉस्फेयर में भी कार्बन 14 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो बिफोर that uranium lead dating is a radiometric dating method that uses the decay chain of uranium and leads to finding the age of the earth। तो यूरेनियम के आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द एज ऑफ द अर्थ, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दिस इज द केमिकल नेम फॉर ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 is the chemical name of bleaching powder. Bleaching powder, it is very important industrial chemical having its paper, textile and other यूजेस। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया CaOCl2, और ये काफ़ी एक वाइटल कंपोनेंट होता है। कमर्शियल प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इससे क्लोरीन पाउडर भी प्रोड्यूस होता है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर वाटर ट्रीटमेंट। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए इसका क्लोरीन पाउडर भी यूज़ किया जाता है और इसे ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाइट्रोजन इज एस्टिमेटेड बाय। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए यानी कि ड्यूमास मेथड। तो ड्यूमास मेथड और ज़ेल्डाल मेथड, ये दो मेथड हैं यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो ज़ेल्डाल मेथड एंड द ड्यूमास मेथड आर बोथ मेथड्स टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा अगर हम बात करें केरियस मेथड की, तो केरियस मेथड को स्पेशली हैलोजेंस के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए, या फिर कुछ सल्फर के स्मॉल अमाउंट
अमाउंट इन फॉस्फोरस को डिटेक्ट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैरियस मेथड को यूज़ किया जाता है। विक्टर मेयर टेस्ट की बात करें तो विक्टर मेयर टेस्ट या फिर विक्टर मेयर मेथड को मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ वोलेटाइल कंपाउंड को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और लेबिक्स प्रोसेस की बात करें तो लेबिक्स प्रोसेस को यूज़ किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, एंड दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट इन अ मेजर प्रपोर्शन इन द ईयर। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अराउंड 78% है। सो नाइट्रोजन इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड नाइट्रोजन कंप्राइजेज मोर देन 78% ऑफ द एयर। इफ वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और ये हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 15 का एलिमेंट है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नाइट्रोजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है एयर में, और सेकेंड अबंडेंट जो एलिमेंट है एयर में वो है हमारा ऑक्सीजन O2, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और थर्ड अबंडेंट की बात करें, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सबको पता होता है, इफ यू टॉक अबाउट थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द इन द एयर या फिर एटमॉस्फेयर, दैट विल बी आर्गन। तो आर्गन जो एक नोबल गैस है, ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन द एयर, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और आर्गन का अमाउंट अराउंड 0.9% होता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which among the following is the most abundant dissolved iron in the ocean? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्लोरीन। सो क्लोरीन ये मोस्ट अबंडेंट डिजॉल्व्ड आयन होता है ओशन वाटर में। मोस्ट अबंडेंट आयन Cl नेगेटिव होता है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो the most dissolved or the most abundant ion in the ocean are Cl negative ions and sodium ions. So Cl negative ions और sodium ions most abundant ions होते हैं. There are 6 abundant ions of sea water, namely chloride ion, sodium ion, sulfate ion यानी कि SO4 यानी कि SO4 2 नेगेटिव, मैग्नीशियम आयन यानी Mg2 पॉजिटिव, एंड कैल्शियम आयन Ca2 पॉजिटिव, एंड पोटेशियम आयन यानी कि K पॉजिटिव। ये आयन्स हैं, 6 अबंडेंट आयन्स हैं जो पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और मोस्ट डिजॉल्व्ड या फिर मोस्ट अबंडेंट आयन जो ओशन में पाया जाता है, दैट इज क्लोरीन एंड सोडियम के आयन्स पाए जाते हैं, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन किलिंग रैट्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि जिंक फॉस्फाइड। तो जिंक और फॉस्फाइड का एक केमिकल होता है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर किलिंग रैट्स या फिर रोडेंट्स को मारने के लिए इस केमिकल का यूज़ किया जाता है। So zinc phosphide is an inorganic compound of phosphorus and zinc. It uses as a rodenticide to kill rats and other rodents. In the stomach of rodents, it produces poisonous gas called as phosphine. तो phosphine एक poisonous gas होती है और rodents के stomach में ये गैस प्रोड्यूस होती है जो rodents को kill करती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, phosphine गैस प्रोड्यूस होती है stomach of the rodents में। तो बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है zinc phosphide को, जहाँ पे ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम रैट्स एंड रोडेंट्स जिंक फॉस्फाइड को डाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस जो डेंसिटी होती है वाटर की वो मैक्सिमम होती है। इफ यू टॉक इन केल्विन देन वी विल ऐड 273.15 टू दिस नंबर एंड इट विल बी 277.15 केल्विन। तो अगर केल्विन में पूछा जाए तो 277.15 केल्विन पे जो डेंसिटी होती है वाटर की, इट इज़ मैक्सिमम। सो वाटर्स डेंसिटी इज इरेगुलर एंड हैज़ एन इम्पॉर्टेंट implication for Earth's ecosystem. The molecules and water are closest together at 4 degrees Celsius, making it the densest. The closer the molecules are, the heavier the substance is. तो basically it is talking about density, और जो maximum density होती है water की वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, this you have to keep in mind. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, which among the following is used in making lead pencils?
राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग द लेड पेंसिल्स, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो द लेड इन अ पेंसिल इजंट एक्चुअली मेड फ्रॉम लेड, जबकि जो लेड होता है पेंसिल्स का वो किससे बना होता है, ग्रेफाइट से बना होता है। एंड ग्रेफाइट ये एलोट्रोप है कार्बन का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कार्बन का एक सॉफ्ट एलोट्रोप है और काफ़ी यूज़ किया जाता है इसे इंडस्ट्रीज में। सो इट इज़ मेड फ्रॉम a form of carbon called as graphite, ये इसका एलोट्रोप हो गया। The graphite is mixed with clay and formed into long thin pencils of the lead, this you have to keep in mind। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज on heating gypsum loses certain percentage of its water content and becomes, राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। जब इसको हीट किया जाता है अराउंड टिपिकली अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस पे इसे हीट किया जाता है, 373 केल्विन हो गया। तो इस टेम्परेचर पे जब इसे हीट किया जाता है तो ये अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज़ कर देता है और इसके बाद यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O बच जाता है, CaSO4.2H2O बच जाता है और इसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी। अगर हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज़ की, तो इसे जब भी जो प्लास्टर वगैरह लगते हैं वो POP के ही बने होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के, तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का मेडिकल इंडस्ट्री में, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अदर देन दैट इसे और भी कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इज, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि चैडविक। तो जेम्स चैडविक ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। न्यूट्रॉन्स की बात करें तो ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, इन पे चार्ज 0 होता है। अगर हम बात करें फर्मी की तो ये एक यूनिट होती है ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर्स। रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ही वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो न्यूक्लियस इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, तो J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। एंड प्रोटॉन दे वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी। बोर की बात करें तो बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था जो वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मॉडल माना जाता है, this you have to keep in mind। The scientist who discovered the neutron was James Chadwick, an English physicist। डिस्कवरी की बात करें तो 1932 में Chadwick announced that the discovery of neutron, a new uncharged particle in the atomic nucleus। अगर हम बात करें जेम्स चैडविक की, तो जेम्स चैडविक को इनके काम के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो 1935 में फिजिक्स में इनको मिला था नोबेल प्राइज़ जेम्स चैडविक को, this you have to keep in mind। and he was a student of Ernest Rutherford, ये आपने ध्यान में रखना है। and he studied and he worked in the Cavendish laboratory of Ernest Rutherford, this you have to keep in mind। चैडविक की बात करें तो चैडविक को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following polymers is widely used for making bulletproof material? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि पॉलीमाइड्स। तो पॉलीमाइड्स को यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग द बुलेट प्रूफ मटेरियल, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें पॉलीमर, जिसको मोस्ट कॉमनली यूज पॉलीमर फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल, ये कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपके लिए केवलर। तो केवलर इट इज़ द नेम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज पॉलीमर जिसको बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने में यूज़ किया जाता है। तो पॉलीमाइड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द बुलेट प्रूफ सब्सटेंसेस, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। Next question, and the next question is the bubbles in champagne and soda are because of, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से शैम्पेन और सोडा में बबल्स बनते हैं, बबल्स फॉर्म होते हैं, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो द बबल्स इन दीज ड्रिंक्स आर बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन रियल शैम्पेन एंड बियर द कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम द फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो जो रियल शैम्पेन या फिर बियर होती है वहाँ पे जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है उसके थ्रू बबल्स आते हैं, कि आपको ध्यान में रखना है। और CO2 प्रोड्यूस होती है फर्मेंटेशन प्रोसेस में एज अ आउटपुट, या फिर हम कैसे कह सकते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है CO2 गैस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज द नॉन मेटल विच हैज़ शाइनिंग अपीयरेंस इज, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयोडीन। तो आयोडीन इज अ नॉन मेटल बिलोंगिंग टू ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और ये एक हैलोजन है
और ये एक शाइनिंग अपीयरेंस वाला नॉन मेटल है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आयोडीन के अलावा, अगर हम बात करें आयोडीन के अलावा जो ग्रेफाइट होता है इसका भी शाइनिंग अपीयरेंस होता है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच हैज़ अ मेटेलिक लस्टर। सो आयोडीन की बात करें तो इसका कलर शाइनी अपीयरेंस होता है और वॉयलेट कलर का ये अपीयर होता है। जबकि जो ग्रेफाइट है ये कार्बन का एक एलोट्रोपिक क्रिस्टलाइन फॉर्म का होता है और इसका शाइनी अपीयरेंस होता है। और जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं, तो ये इनकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम बात करें विच नॉन मेटल रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ब्रोमीन। ये भी एक हैलोजन है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इन्वेंटेड द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लैंक। तो प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन दी थी, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इनका पूरा नाम था मैक्स प्लैंक। So the quantum theory of absorption and emission of radiation announced in 1900 by Planck ushered in the era of modern physics. This you have to keep in mind. और प्लैंक की बात करें तो इन्होंने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन दी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने यहाँ पे बताया था कि जो एनर्जी ऑफ क्वांटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके फ्रीक्वेंसी से, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय प्लैंक। और नील्स बोर की बात करें तो हमने डिस्कस किया था बोर का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज केमिकल इज यूज्ड टू फॉर्म सॉफ्ट सोप्स कंटेनिंग पोटेशियम सॉल्ट्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि KOH। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है फॉर फॉर्मिंग द सॉफ्ट सोप्स। तो सॉफ्ट सोप बनाने के लिए KOH को यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पोटेशियम सोप्स आर सॉफ्ट टू द स्किन देन सोडियम सोप्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन प्लेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH के जो सॉल्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रफ होते हैं नेचर में, जबकि जो KOH के बने हुए सोप होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो KOH के जो सोप्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। पोटेशियम सोप्स की बात करें तो ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में देन सोडियम सोप्स। और सॉफ्ट सोप्स आर यूज्ड इन शेविंग प्रोडक्ट्स एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is known as white vitriol? The right answer for this question will be option number A यानी कि जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट को वाइट विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। तो जिंक सल्फेट का अदर नेम हो गया वाइट विट्रियोल। जिंक सल्फेट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला ऑफ ZnSO4 एंड हिस्टोरिकली नोन एज वाइट विट्रियोल। जिंक सल्फेट इट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इसके अंदर डाइटरी सप्लीमेंट की तरह भी इसे यूज़ किया जाता है। डाइटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिंक सल्फेट में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो जिंक सल्फेट है इसका अदर नेम है वाइट विट्रियोल। अगर हम बात करें वाइट पेट्रोल, तो वाइट पेट्रोल ये रेफर किया जाता है टू अ फ्रैक्शन ऑफ केरोसिन दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। जब डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल होता है तो इस प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ केरोसिन निकलती है उसको वाइट पेट्रोल के नाम से जाना जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो बिफोर दिस हमने यहाँ पे वाइट विट्रियोल डिस्कस किया। वाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट का अदर नेम होता है। बात करें अगर हम ग्रीन विट्रियोल की, तो ग्रीन विट्रियोल ये फेरस सल्फेट को कहा जाता है। FeSO4 का अदर नेम है ग्रीन विट्रियोल। रेड विट्रियोल की बात करें तो रेड विट्रियोल ये कोबाल्ट सल्फेट, तो कोबाल्ट सल्फेट रेड विट्रियोल हो गया। और अगर हम बात करें अर्ना विट्रियोल, तो नेटिव सल्फेट ऑफ यूरेनियम इज कॉल्ड एज अर्ना विट्रियोल। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द pH ऑफ वाटर इन द एसिड रेन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेस देन 5.5। तो बेसिकली अगर हम बात करें एसिड रेन की तो इसका pH 7 से कम होता है, तो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, लेस देन 5.5 यानी कि 4.2 से लेकर 4.4 तक का रेंज होता है एसिड रेन का। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और अराउंड अगर हम बात करें pH ऑफ नॉर्मल रेन की, तो नॉर्मल रेन का जो pH होता है वो 5.6 होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इससे कम एसिड रेन हो गया। सो व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.5 it is called as acid rain.
व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू रिवर्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर, और ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है फॉर द एक्वेटिक लाइफ. द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. इफ यू टॉक अबाउट एसिड रेन के कंपोनेंट्स की, तो एसिड रेन में बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स पाई जाती हैं. नाइट्रोजन की कई ऑक्साइड्स होती हैं तो वो पाई जाती हैं SO2 में, ये पाई जाती हैं एसिड रेन में. ये आपको ध्यान में रखना है. जबकि नॉर्मल जो रेन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा पाया जाता है, और ये बेसिकली एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व होता है और कार्बोनिक एसिड को बनाता है, विच इज़ नॉट दैट मच हार्मफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलेमाइन इज एन ओर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि जिंक. तो जिंक का एक इंपॉर्टेंट ओर है कैलेमाइन, जिसका फॉर्मूला होता है ZnCO3. तो ZnCO3 इट इज़ एन फॉर्मूला ऑफ जिंक कार्बोनेट, एंड जिंक कार्बोनेट जो होता है कैलेमाइन, और कैलेमाइन जिंक का ओर होता है. ये आपको ध्यान में रखना है. आयरन की ओर की बात करें तो आयरन के इंपॉर्टेंट ओर हैं हेमेटाइट, साइड्राइट एंड मैग्नेटाइट. अगर हम बात करें मरकरी की, तो मरकरी का एक इंपॉर्टेंट ओर है जिसका नाम है सिनेबार. ये आपको ध्यान में रखना है, सिनेबार. एंड अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर का ओर होता है पाइराइट या फिर चार्कोपाइराइट. ये आपने ध्यान में रखना है, CP, चार्कोपाइराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर एज एन. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिसइंफेक्टेंट. तो डिसइंफेक्टेंट की तरह ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में. सो इट इज़ यूज्ड इन द डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इन द treatment process. The chlorine released by the bleaching powder kills the pathogens. The residual effect of the chlorine protects water from getting infected with pathogens. तो बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर से जो Cl2 गैस निकलती है, ये Cl2 गैस किल कर देती है पैथोजेंस को या फिर जितने भी जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में, ताकि वो एक तरीके से प्योरीफाई हो सके फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फिलोसफर्स वूल. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि जिंक ऑक्साइड. तो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है फिलोसफर्स वूल. और जिंक ऑक्साइड के फॉर्मूले की बात करें तो ZnO इज द फॉर्मूला ऑफ जिंक ऑक्साइड, और इसका जो कलर होता है वो वाइट पाउडरी कलर होता है. इसकी वजह से भी इसे फिलोसफर्स वूल कहा जाता है. और अगर हम बात करें इसके नेचर की, तो ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में. ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो जिंक ऑक्साइड इज कॉमनली नोन एज फिलोसफर्स वूल. इट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज वाइट इन कलर एंड हैज पाउडरी टेक्सचर. जिंक ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. अगर हम बात करें फिलोसफर वूल, ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है. तो लैटिन लैंग्वेज से आया है ये वर्ड फिलोसफर्स वूल. ये भी आपको ध्यान में रखना है. जिंक ऑक्साइड के यूज़ की बात करें तो पिगमेंट इन ग्लास में, कॉस्मेटिक्स में और इंक वगैरह में यूज़ किया जाता है जिंक ऑक्साइड को. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एंड दैट इज सोडियम मेटल शुड बी स्टोर्ड इन. राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरोसिन ऑयल. तो केरोसिन ऑयल में सोडियम को प्रिजर्व करना चाहिए, बिकॉज सोडियम ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है नेचर में, और ऑक्सीजन और वाटर के साथ काफ़ी रेडिली ये रिएक्ट कर लेता है. सो सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज sodium reacts vigorously with oxygen and moisture due to its high reactivity. So keeping it in kerosene will prevent सोडियम फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर. इसके अलावा सोडियम के अलावा पोटेशियम भी एक ऐसा मेटल है जिसको केरोसिन में प्रिजर्व किया जाना चाहिए. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन इज. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट. तो कैल्शियम ऑक्जेलेट ये एक मेजर केमिकल कंपाउंड है जो किडनी स्टोन्स में, जिसे पथरी कहा जाता है, इसमें पाया जाता है. कैल्शियम ऑक्जेलेट की बात करें तो इट इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम एंड ऑक्जेलेट आयंस आर कंबाइंड इन द यूरिन. तो Ca2 पॉजिटिव और ऑक्जेलेट आयन क्या होता है C2O4 2 नेगेटिव. जब ये कंबाइन होते हैं यूरिन में तब ये किडनी स्टोन फॉर्म होता है. सो मोस्ट किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्जेलेट. Many people who form calcium containing stones have too much calcium in their urine, a condition known as hypercalciuria. तो एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे जो यूरिन होती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा Ca2 पॉजिटिव के आयंस होते हैं. तो इस कंडीशन को हाइपरकैल्सियूरिया के नाम से जाना जाता है. ये आपको ध्यान में रखने हैं. तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की अबाउट किडनी स्टोन. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.
तो बात यहाँ पर हुई है किडनी की। अगर हम बात करें किडनी की तो किडनी को कहा जाता है द ऑर्गन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड का काम किडनी से परफॉर्म करती है और किडनी के जो बेसिक यूनिट होते हैं उनको नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन। हैलोजन की बात करें तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हैलोजन के नाम से जाना जाता है। अगर हैलोजन्स की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये हो गए हमारे हैलोजन्स। ये आपने ध्यान में रखना है, 80 होता है इसका सिंबल एस्टेटीन का। एंड फ्लोरीन यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है या फिर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है ऑफ द हैलोजन ग्रुप एज वेल एज द पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन। दिस इज बिकॉज इट हैज़ द स्मॉलेस्ट रेडियस एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ये आपको ध्यान में रखना है। इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल एज वेल एज द मोटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड रेडियम। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। तो मैरी एंड पेरी क्यूरी इन्होंने रेडियम को डिस्कवर किया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। रेडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 88। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय मैरी एंड पेरी क्यूरी और इन द ईयर 1898 एज रेडियम क्लोराइड और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और मैरी क्यूरी ऐसी फर्स्ट वुमेन है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। रेडियम की बात करें तो ये एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है। जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अल्कली मेटल्स के नाम से जाना जाता है। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये अच्छे बेसिस फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंट्स बाइट दे इंजेक्ट विच एसिड इन आवर बॉडी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि फॉर्मिक एसिड। तो जब भी चींटियाँ काटती हैं या फिर एंट बाइट करती है तब वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करती हैं। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज अदरवाइज कॉल्ड एज मिथेनोइक एसिड। इट इज मोस्टली फाउंड इन द स्ट्रिंग्स एंड द बाइट्स ऑफ वेराइटी ऑफ insects. Formic acid is secreted by woods and on their prey to defend their nest. So basically अगर हम बात करें ants की तो ये इस केमिकल को एज अ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज़ करती है, जहाँ पे जब ये फील करती हैं दैट दे आर इन डेंजर तो ये फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती है उस ऑर्गेनिज्म या फिर उस पर्सन की बॉडी में और इसके थ्रू एक बर्निंग पेन या फिर एक इरिटेशन फील होती है हमारी बॉडी में। अब देखिए ये एक एसिड होता है तो एसिड में अगर हम बेस ऐड करेंगे तो हमें रिलीफ मिलेगा बिकॉज इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, ये आपने पढ़ा होगा। अगर हम बात करें कभी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर एंड ने हमें काटा तो हम वहाँ पे किस बेस को यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए बेकिंग सोडा को या फिर किसी अदर बेस को यूज़ किया जा सकता है फॉर गेटिंग रिलीफ इन सच अ काइंड ऑफ सिचुएशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन। तो केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जो बेसिकली इरिवर्सिबल होते हैं इन नेचर में इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जहाँ पे हमें कलर चेंज विजिबल होता है, एनर्जी के अमाउंट में कुछ चेंजेस आते हैं या फिर न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। तो केमिकल चेंज की बात करें, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। रस्ट इज एन आयरन ऑक्साइड, यूजुअली रेड ऑक्साइड formed by the redox reaction of iron and oxygen in the presence of water or air moisture. Rusting of iron is a kind of chemical change. This you have to keep in mind. Other chemical changes की बात करें तो जैसे digestion of food हो गया, ये भी एक केमिकल चेंज है क्योंकि ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ पेपर की तो ये भी एक काइंड ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये भी एक केमिकल चेंज है। इसके अलावा melting of iron, heating of iron, magnetization of iron, these are the examples of physical changes. Next question, which among the following metal is highest electrical conductivity as well as highest thermal conductivity?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिल्वर। तो सिल्वर विथ एटॉमिक नंबर 47, इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक का ये एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 47 होता है और ये हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। थर्मल कंडक्टर मतलब हीट का बेस्ट कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। सिल्वर इज द मेटल विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. It has only one valence electron which can move around a little with a little resistance. This makes silver a great conductor of electricity as well as heat. This you have to keep in mind. So silver की highest electrical और chemical conductivity होती है, best conductor of heat and electricity है क्योंकि इसका एक यूनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी होता है और यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है सिल्वर, इसकी वजह से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन काफ़ी ईजी हो जाता है, इसलिए ये बेस्ट कंडक्टर माना जाता है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर इसकी ग्रुप की बात करें तो ग्रुप 12 को ये बिलोंग, सिल्वर की बात करें तो ग्रुप 11 को ये बिलोंग करता है, नॉट ग्रुप 12, ग्रुप 11 को बिलोंग करता है। ग्रुप 12 के एलिमेंट्स है जिंक, कैडमियम, Ag एंड Cn. Among the following is a common salt in detergents. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि सल्फेट। तो सल्फेट ये कॉमन सॉल्ट है जो डिटर्जेंट से पाई जाती है। सोडियम सल्फेट की बात करें तो sodium sulfate used as a filler in detergent powder enables the adjustment of concentration of the active matter in the detergent as required. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डिटर्जेंट्स में सोडियम सल्फेट पाया जाता है एज अ फिलर या फिर एज अ इम्पॉर्टेंट कॉमन सॉल्ट इन द डिटर्जेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Which element is responsible for the bright red color observed during the bursting of firecrackers? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्ट्रॉन्टियम। तो स्ट्रॉन्टियम जो एक मेटल है, ये इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं इसका जो कलर होता है फायर क्रैकर्स में जो यूज़ होता है, पटाखों में यूज़ होता है, वो रेड कलर का होता है। ये आपको ध्यान रखना है स्ट्रॉन्टियम का। अगर हम बात करें बेरियम की तो बेरियम का जो क्रिस्टल्स होते हैं या फिर जो बेरियम का जो कलर होता है फायर क्रैकर्स में वो ग्रीन कलर का होता है। कॉपर की बात करें तो कॉपर ब्लू कलर प्रोवाइड करता है और सोडियम की बात करें तो सोडियम से येलो कलर आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो द ब्राइट रेड कलर इन फायरवर्क्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस of strontium salts. The strontium atom, upon yielding its energy in a quick burst upon heating, emits brilliant red light. तो strontium की वजह से जो रेड कलर की लाइट होती है फायर क्रैकर्स की वो होती है। So in fact such properties of elements are used to identify them in a flame test. तो फ्लेम टेस्ट के अंदर ही जो सोडियम होता है वो येलो कलर दिखाता है, स्ट्रॉन्टियम जो होता है वो रेड कलर दिखाता है, बेरियम ग्रीन कलर दिखाता है और जो कॉपर होता है वो ब्लू कलर शो करता है। So these are the classic method in chemistry labs across the globe. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज द सिंथेटिक रबर ब्यूना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोडियम। सो ब्यूना एस इज अ सिंथेटिक रबर जो फॉर्म किया जाता है बाय कोपॉलीमराइजेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 1:3 ब्यूटाडीन एंड स्टाइरीन। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम। तो देखिए ब्यूटाडीन और स्टाइरीन की जब 1:3 में रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन सोडियम की प्रेजेंस में होती है, सोडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस रिएक्शन के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इससे जो ये रबर फॉर्म होता है इसको ब्यूना के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो बी है ये ब्यूना का जो बी है ये स्टैंड करता है फॉर दिस स्टैंड करता है फॉर दिस ब्यूटाडीन, ये आपको ध्यान में रखना है 1,3 ब्यूटाडीन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Which among the following makes the chili saltpeter different from saltpeter? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोडियम। सो चिली जो सॉल्टपीटर होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaNO3 और केमिकल नेम है सोडियम नाइट्रेट, डिफर्स फ्रॉम द रेगुलर सॉल्टपीटर विच टिपिकली रिफर्स टू द पोटेशियम नाइट्रेट। तो नॉर्मल जो सॉल्टपीटर होता है वो होता है KNO3 जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट, और जो चिली सॉल्टपीटर होता है ये होता है NaNO3, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें चिली सॉल्टपीटर की तो चिली सॉल्टपीटर को यूज़ किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, मीट वगैरह को प्रिजर्व करने में यूज़ किया जाता है, और इसको यूज़ किया जाता है ग्लास एंड पॉटरी वगैरह में भी चिली सॉल्टपीटर को यूज़ किया जाता है। चिली सॉल्टपीटर इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ सोडियम विच वाइल ट्रेडिशनल सॉल्टपीटर कंटेन्स पोटेशियम, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रेडिशनल वाले में पोटेशियम होता है और जो चिली सॉल्टपीटर होता है इसमें सोडियम पाया जाता है।
और चिली सॉल्टपीटर की बात करें तो इसके लार्ज डिपॉजिट्स पेरू और चाइल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज क्विक सिल्वर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मरकरी। तो मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। मरकरी एक लौता ऐसा एलिमेंट होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो मरकरी इज अ केमिकल एलिमेंट विच द सिंबल Ag इसका हो गया सिंबल और एटॉमिक नंबर होता है इसका 18। अगर हम बात करें मरकरी की तो ग्रुप 12 को ये बिलोंग करता है, यानी कि जिंक कैडमियम Ag वाली फैमिली को ये बिलोंग करता है। So the element is also known as quicksilver for its mobility. Mercury is one of the oldest and the deadliest poisons, a highly toxic metal mined from brilliant red ore. तो इसकी जो ओर होती है वो रेड कलर की होती है। अभी हमने डिस्कस भी किया था मरकरी की ओर को, जिसका नाम होता है सिनेबार। और मरकरी जो होता है काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, नेचर में पॉइजनस होता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मोशन या फिर मोबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। The F block elements in the periodic table, while are commonly called as lanthanides, have the following atomic numbers. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 58 से लेकर 71 तक। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सेम हो गए हैं। लेट अस मेक इट एज 58 to 70। तो 58 से लेकर जो 71 तक के एलिमेंट्स होते हैं इनको लेंथेनाइड्स कहा जाता है। लेकिन जो लेंथेनाइड सीरीज होती है 57 से स्टार्ट होती है, मतलब 57 जो एलिमेंट होता है ये लेंथेनम होता है और ये इंडिकेट करता है कि इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ लेंथेनाइड्स। काफ़ी जगह पर आपको लेंथेनम को भी एज अ पार्ट कंसिडर किया जाएगा ऑफ द लेंथेनाइड सीरीज, बट इट इज़ रॉन्ग क्योंकि जो लेंथेनाइड्स होते हैं यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 14 एलिमेंट्स होते हैं और लेंथेनम विद एटॉमिक नंबर 57 इंडिकेट्स दैट द कमिंग एलिमेंट्स आर ऑफ लेंथेनाइड सीरीज। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे ही एक्टिनाइड्स की बात करें तो एक्टिनाइड्स का जो एक्टिनियम होता है उसका होता है एटॉमिक नंबर 89। तो 89 के बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं 90 से लेकर 103 तक। तो 90 होता है थोरियम और 103 होता है लॉरेंसियम। यहाँ तक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये होते हैं एक्टिनाइड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। द लेंथेनाइड्स आर ऑफ द series of 14 elements in the periodic table from atomic numbers 58 जो है cerium to 71 जो है lutetium. They are known for their similar properties and are often found together in nature. The range of their atomic numbers of lanthanides is from 58 to 71, not 50 to 57 to 70 और 58 to 70। तो ये 58 से लेकर 71 तक, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको लेंथेनाइड्स बताया 58 से 71, एक्टिनाइड्स कहाँ से कहाँ तक 90 से 103 तक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फूल्स गोल्ड। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड को फूल्स गोल्ड कहा जाता है। द मिनरल जिसको आयरन पाइराइट या फिर आयरन सल्फाइड कहा जाता है इज ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड, इज एन आयरन सल्फाइड विद केमिकल फॉर्मूला FeS2, यानी कि आयरन सेकेंड डाइसल्फाइड। Fool's gold is technically known as pyrite or iron sulfide FeS2 and is one of the most common sulfide minerals. Its nickname is Fool's gold, but it often contains a surprising amount of gold. This you have to keep in mind. तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो हमको ध्यान में रखनी है अबाउट आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट को फूल्स गोल्ड कहा जाता है और जो पाइराइट होता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सल्फाइड मिनरल्स। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और पाइराइट इज ऑफन फाउंड इन द क्वार्ट्स वेन्स। तो क्वार्ट्स वेन्स में पाया जाता है पाइराइट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द टर्म व्हाइट कोल समटाइम्स रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को रेफर करता है व्हाइट कोल। द टर्म व्हाइट कोल वॉज यूज्ड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर्टिकुलरली इन यूरोप because of its capability to produce more energy than any other source except coal. The term was coined by French engineer Aristide Burgess. तो इन्होंने for the first time जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है इसको वाइट कोल नाम का ये टर्म दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइट कोल। इट इज़ द अदर नेम ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेक लाइट।
तो Bakelite, it is a kind of thermosetting plastic. Option B will be the correct answer for this question. A thermosetting polymer, resin or plastic, often called as thermoset, is a polymer that is irreversibly hardened by curing from the soft solid or viscous liquid pre-polymer or resin. Bakelite, it is another name of phenol formaldehyde. तो Bakelite का other name क्या है? phenol formaldehyde. ये आपने ध्यान में रखना है. Which is a thermosetting plastic. Thermosetting plastic ये काफ़ी हार्ड होते हैं, हीट रेजिस्टेंट इनकी प्रॉपर्टी होती है और काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस इनमें पाई जाती है और हार्ड मटेरियल्स को बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज़ किए जाते हैं. Next question, which one of the following organic compounds has a fruity smell? Right answer will be option number B, यानी कि esters. So esters are basically fruity in smell. तो एस्टर्स की बात करें तो एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है जब भी हम किसी अल्कोहल को ट्रीट करते हैं विद कार्बोक्सिलिक एसिड, तब यहाँ पे एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन के नाम से जाना जाता है. एस्टर्स हैव अ फ्रूटी स्मेल बिकॉज दे आर वॉलेटाइल विच इज़ ड्यू टू देयर केमिकल कंपोजिशन एंड कन्फर्मेशन. द एरोमा ऑफ एन एस्टर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अल्कोहल कंबाइंस विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अल्कोहल कंबाइन करती है, OH ग्रुप कंबाइन करता है विद कार्बोक्सिलिक एसिड, तब फॉर्मेशन होता है esters का. Esters are organic compounds that have fruity smell and esters are found when alcohol reacts with carboxylic acid and this process is known as esterification. अगर हम बात करें जो च्युइंगम्स होते हैं उसमें जो फ्रूटी स्मेल होती है वो भी एक टाइप ऑफ एस्टर की वजह से ही होती है जिसका नाम होता है इथाइल प्रोपेनोएट. तो इसकी वजह से जो च्युइंगम्स होते हैं उनसे फ्रूटी स्मेल आती है. अगर हम बात करें बनानास की जो स्मेल होती है फ्रूटी स्मेल, वो कौन से एस्टर की वजह से आती है? तो अमाइल एसिटेट की वजह से बनाना की फ्रूटी स्मेल आती है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गन पाउडर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि सल्फर, सैंड एंड चारकोल का मिक्सचर होता है गन पाउडर. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So it consists of a mixture of sulfur, charcoal, which is mostly carbon, and potassium nitrate, जैसे that is saltpeter, जिसका फॉर्मूला होता है KNO3, जो हमने डिस्कस किया आज की वीडियो में. तो sulfur and charcoal act as fuels while the saltpeter acts as an oxidizer in the gunpowder. This you have to keep in mind. तो KNO3 सल्फर यानी S एंड चारकोल यानी कार्बन का ये मिक्सचर होता है और इसको ही ब्लैक पाउडर के नाम से भी जाना जाता है, PP. ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं. अगर रेशियो की बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जो है 75% पोटेशियम नाइट्रेट. उसके बाद 15% चारकोल पाया जाता है और 10% सल्फर. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज nuclear energy is a mineral based energy source. It is derived from. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरेनियम. तो यूरेनियम से डिराइव होती है न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी इज डिराइव फ्रॉम यूरेनियम, अ मिनरल फाउंड इन रॉक्स एंड सॉइल. यूरेनियम इज द प्राइमरी फ्यूल एंड इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूरेनियम का यूज़ किया जाता है. यूरेनियम एटम स्प्लिट अपार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फिजन. तो न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू यूरेनियम टूटता है और इसकी जब ये टूटता है तो इसके थ्रू ही इसे एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है. This specific type of uranium used in the nuclear reactor is uranium 235 को यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में. This you have to keep in mind. Uranium 235 is relatively rare, making up less than 1% of the world's uranium. Next question. Ethanol containing 5% of water is called as. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है जब इथेनॉल में 5% वाटर प्रेजेंट रहता है. इथेनॉल के फॉर्मूले की बात करें तो C2H5OH इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल. सो इथेनॉल कंटेनिंग 5% ऑफ वाटर इज नोन एज रेक्टिफाइड स्पिरिट. इट इज ऑल्सो called as neutral spirit, rectified alcohol or ethyl alcohol or agricultural origin. Rectified spirit is highly concentrated ethanol that is purified by repeated distillation. The process of repeated distillation is called as rectification. This you have to keep in mind. Rectified spirit is made up of 95% of ethanol and 5% of water by weight. तो ये आपको ध्यान रखना है. rectified spirit में 95% क्या होता है ethanol और 5% present होता है water by weight. Next question.
द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन द एटॉमिक रिएक्टर इज। तो अभी भी हमने डिस्कस किया था 2-3 क्वेश्चन पहले, यूरेनियम 235 का आइसोटोप यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। यूरेनियम 235 इज नेचुरली अकरिंग आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। नेचुरल यूरेनियम इज मोस्टली मेड अप ऑफ यूरेनियम 238 का बना होता है नेचुरल यूरेनियम। न्यूक्लियर रिएक्टर में 235 यूज होता है, विच अकाउंट्स फॉर अराउंड 99% ऑफ द टोटल नेचुरल यूरेनियम। जबकि जो नेचुरल यूरेनियम ओनली अबाउट 0.72% ऑफ द यूरेनियम 235 का पाया जाता है नेचर में। यूरेनियम 235 का 0.72% ही पाया जाता है, इसके अलावा 19% के अराउंड यूरेनियम 238 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल मटेरियल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs आर द मेन केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। अदर केमिकल्स दैट कंट्रीब्यूट टू द ओजोन डिप्लीशन इंक्लूड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स HCFCs, हेलेंस एंड मिथाइल ब्रोमाइड। ये आपको ध्यान में रखना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमबर्गर इफेक्ट इज अदरवाइज नोन एज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लोराइड शिफ्ट। तो क्लोराइड शिफ्ट को हमबर्गर नाम से भी जाना जाता है। द हमबर्गर शिफ्ट इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड शिफ्ट यानी कि Cl नेगेटिव का शिफ्ट और द लिनस फिनोमिनन। इट इज़ अ प्रोसेस दैट अकर्स इन द cardiovascular system when bicarbonate and chloride are exchanged across the membrane of the red blood cell। में जब जो बाइकार्बोनेट और क्लोराइड के आयंस का एक्सचेंज होता है तो यहाँ पे जो क्लोराइड का शिफ्ट होता है उसको हमबर्गर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो क्लोराइड शिफ्ट हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी से बाहर निकालनी होती है उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है क्लोराइड शिफ्ट। इट हेल्प्स टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस इन द ब्लड, और ब्लड का जो एसिड बेस बैलेंस है वो भी हमबर्गर टेस्ट जिसको क्लोराइड टेस्ट कहते हैं इसके थ्रू ही होता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम हार्ड वाटर इज नोन एज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि वाटर सॉफ्टनिंग कहा जाता है। तो जो हार्ड वाटर होता है उसमें मैक्सिमम अमाउंट में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट रहते हैं, तो इसको जब रिमूव किया जाता है हार्ड वाटर से तो इस प्रोसेस को वाटर सॉफ्टनिंग के नाम से जाना जाता है, रिमूविंग ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड अदर मेटल आयंस फ्रॉम द वाटर। तो इट कैन ऑल्सो रिड्यूस आयरन एंड मैग्नीज कंसेंट्रेशन फ्रॉम द वाटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, आयरन और मैग्नीज के कंसेंट्रेशन को भी लोअर कर देता है दिस सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम द हार्ड वाटर इज कॉल्ड एज वाटर सॉफ्टनिंग। And chemicals such as sodium carbonate, slake lime, sodium chloride can be used to soften hard water. Next question, who developed the atom bomb? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो ओपेनहाइमर इन्होंने दुनिया का पहला एटम बॉम्ब क्रिएट किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर एंड हिज टीम एट द लॉस एलमॉस लैबोरेटरी डेवलप्ड द फर्स्ट एटम बॉम्ब ऑफ द वर्ल्ड। देयरफॉर ओपेनहाइमर इज नोन एज द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें ओपेनहाइमर की, तो ओपेनहाइमर अलॉन्ग विद हिज टीम ये कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे जब इन्होंने इस एटम बॉम्ब को क्रिएट किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए मंथन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे ओपेनहाइमर एंड हिज टीम मेंबर्स। और मंथन प्रोजेक्ट ये कोलैबोरेशन था बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड यूके एंड कनाडा के में। अगर हम बात करें फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर को किसने बनाया था, सो इट वाज क्रिएटेड बाय लियो ज़िलार्ड एंड अर्निको फर्मी। तो अर्निको फर्मी और लियो ज़िलार्ड इन्होंने फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब था वो सक्सेसफुली कौन से ईयर में टेस्ट हुआ था? तो 1945 में फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एंड दैट इज सोप इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग कॉस्टिक सोडा विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि फैट्स। तो कॉस्टिक सोडा इट इज़ द अदर नेम ऑफ NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। तो जब NaOH को बॉयल किया जाता है फैट्स के साथ,
फैट्स या फिर ऑयल्स के साथ, तो ये फॉर्म करता है सोप्स को। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, और इस प्रोसेस को सपोनिफिकेशन कहते हैं। सो द मोस्ट बेसिक काइंड ऑफ सोप इज मेड फ्रॉम द caustic soda and the animal fat. The two are heated together and then cooled, and this process is known as saponification. This you have to keep in mind. तो caustic soda, इसका अदर नेम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज NaOH, और ये की इंग्रेडिएंट होता है सोप मेकिंग में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉपर और टिन। तो कॉपर और टिन का अलॉय जो होता है उसको ब्रॉन्ज कहा जाता है। अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो इसमें टिन अराउंड 12% प्रेजेंट होता है और कॉपर अराउंड प्रेजेंट होता है 88%। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ इंटरस्टिशियल मेटल्स भी होते हैं, लाइक एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया एंड जिंक हो गया। तो ये एक्स्ट्रा मेटल्स होते हैं जो इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, पर इनकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल हम कह सकते हैं। और जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं वो होता है कॉपर एंड टिन। कॉपर 88% एंड टिन 12%। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज ये एक रेडिश ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस होता है। अलॉय की बात करें तो अलॉय एक तरीके से दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो एक तरीके से उस सब्सटेंस को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, लाइक उसको टेंसाइल बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं अलॉयज़ के। अगर हम बात करें ब्रॉन्ज की, तो ब्रॉन्ज इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, हाईली डक्टाइल और ब्रिटल होता है ये नेचर में। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज वॉज फर्स्ट यूज इन द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, जो अराउंड 3500 BCE में स्टार्ट हुई थी इंडिया में और वेस्टर्न यूरेशिया में। ये भी कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं विच यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचुरल सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन इज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल इट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? बेसिकली ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जहाँ पे ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट रहता है। Hydrocarbons are naturally found in coal, petroleum and natural gas. These are fossil fuels that were formed from the remains of ancient plants and animals. क्रूड ऑयल की बात हुई यहाँ पर, तो क्रूड ऑयल की बात करें तो ये एक रॉ नेचुरल रिसोर्स होता है जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द अर्थ एंड refined into products such as gasoline, jet fuel and other petroleum products. It is composed of hydrocarbon deposits and other organic materials as crude oil में present रहते हैं. This you have to keep in mind. तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स प्रोवाइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इसकी जो ऑक्साइड होती है वो एम्फोटेरिक होती है नेचर में। अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स जनरली बेसिक ऑक्साइड्स को बनाते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया NaO, एंड अगर हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड की तो Mg2O, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो ऑक्साइड्स होती है मेटल्स की वो बेसिक होती है नेचर में, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्साइड्स होती हैं एसिडिक नेचर की। लेकिन अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड कैसी होती है? एम्फोटेरिक नेचर की। एम्फोटेरिक मतलब होता है जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर को शो कर सकता है। सो एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज ए मेटल ऑक्साइड दैट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इज वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस। अदर देन दैट अगर हम बात करें अदर मेटल्स की जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं, तो ये हो गया जिंक, टिन, लेड एंड बेरिलियम। तो ये कुछ अदर मेटल्स हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को बनाते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एंड इट इज गैल्वेनाइज्ड आयरन इज मेड बाय कोटिंग आयरन विथ। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिंक। तो बेसिकली जो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस होती है इसके थ्रू जो आयरन होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है इसको प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट या फिर नेचुरल चेंजेस की वजह से। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है।
सो गैल्वनाइजेशन ये एक मेथड होती है जहाँ पे आयरन को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम द कोरोजन और रस्टिंग। तो और जो कोरोजन और रस्टिंग होता है ये जनरली इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर के थ्रू ही होता है। सो गैल्वनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ प्रोटेक्टिव जिंक लेयर टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। द जिंक कोटिंग प्रिवेंट्स corrosive substances from reaching the underlying steel or iron, and galvanized steel or iron is used as a construction material for the infrastructure ऑफ बिल्डिंग्स। अगर हम बात करें गैल्वनाइजेशन की तो यहाँ पे जो मेटल बेसिकली यूज़ किया जाता है जिसकी कोटिंग की जाती है वो है जिंक, ये आपको ध्यान में रखना है। और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं जो आयरन का बना होता है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग्स में होते हैं उनको भी गैल्वनाइज किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ट्ज इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो SiO2 का बना होता है क्वार्ट्ज, ये आपने ध्यान रखना है SiO2। So quartz is a hard crystalline mineral composed of silica. It is silicon dioxide. The atoms are linked in a continuous framework of SiO4 silicon oxide tetrahedral structure, with each oxygen being shared between the two tetrahedra, giving an overall chemical formula of SiO2। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो SiO2 होता है और SiO4 जो होता है ये टेट्राहेड्रली अदर SiO4 के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच्ड होता है जो इसको ओवरऑल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू इसका केमिकल फॉर्मूला SiO2 बनता है। अगर हम बात करें क्वार्ट्ज की तो यहाँ पे सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स टुगेदरली जॉइंट होते हैं और एक तरीके से टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर ये फॉर्म किए रहते हैं फ्रॉम द 3 साइड्स और एक तरीके का पिरामिडल स्ट्रक्चर ये फॉर्म करते हैं। बिलियंस ऑफ टेट्राहेड्रॉन्स जब टुगेदरली मिलते हैं तब वो एक क्वार्ट्ज के क्रिस्टल को क्रिएट कर पाते हैं। क्वार्ट्ज की बात करें तो काफ़ी हार्ड होता है ये नेचर में और क्रिस्टलाइन होता है और मोस्ट कॉमन मिनरल है ऑन द अर्थ सरफेस, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट कॉमन मिनरल ऑन द अर्थ सरफेस इज क्वार्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। And the next question is which of the following elements is non-radioactive? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिरकोनियम। सो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज जिरकोनियम इज अ नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसके अलावा यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम ये भी हैं बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं टू द एफ ब्लॉक को ये बिलोंग करते हैं। एक्टिनाइड सीरीज को ये बिलोंग करते हैं यूरेनियम, थोरियम and plutonium. So, while some isotopes of zirconium are radioactive, the most common isotopes are considered to be stable and non-radioactive. Therefore, zirconium is considered to be a non-radioactive element. This you have to keep in mind. और maximum metals जो actinides के होते हैं ये radioactive होते हैं nature में। So, next question discuss कर लेते हैं। Which of the following imparts deep blue color to glass? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोबाल्ट ऑक्साइड। तो कोबाल्ट ऑक्साइड ये डीप ब्लू कलरेशन प्रोवाइड करता है टू द ग्लासेस। सो कोबाल्ट ऑक्साइड और कोबाल्ट कार्बोनेट गिव्स ग्लास और डीप ब्लू कलर। ग्लास मेकर्स ऐड पाउडर्ड मेटल ऑक्साइड सल्फाइड और अदर कंपाउंड्स टू मॉल्टन ग्लास टू क्रिएट कलर्ड ग्लास। कोबाल्ट इज वेरी इंटेंस कलरिंग एजेंट और हमने डिस्कस भी किया था कि जो कोबाल्ट के फ्लेम्स होते हैं ये ब्लू कलर के होते हैं। सो ओनली अ स्मॉल अमाउंट इज नीडेड टू क्रिएट अ नोटिसेबल ब्लू कलर जिसको ग्लास में यूज़ किया जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और जो कोबाल्ट ग्लास है इसको स्माल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक टाइप का पिगमेंटेशन ब्लू कलर पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है टू द ग्लासेस। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। कोबाल्ट ऑक्साइड्स को पॉटरी इनेमल में भी यूज़ किया जाता है कलर प्रोवाइड करने के लिए। और अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की तो COCO3 ये कोबाल्ट कार्बोनेट का फॉर्मूला है और COO दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोबाल्ट ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स हैज़ हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि लिथियम। तो लिथियम इज द अल्काली मेटल जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है और ये इसकी हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट होती है अमंग द अल्काली मेटल्स। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो लिथियम हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सॉलिड एलिमेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी द हाईएस्ट ऑफ ऑल सॉलिड्स। लिथियम मेटल इज ऑफन यूज्ड इन कूलेंट्स फॉर हीट ट्रांसफर एप्लीकेशन। तो कूलेंट्स में भी लिथियम मेटल को ही यूज़ किया जाता है
क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है, तो ये होती है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने में जितनी हीट रिलीज होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड जो अगर हम बात करें लिथियम की, तो इट बिलोंग्स टू द अल्काली मेटल ग्रुप, यानी ग्रुप 1 को ये बिलोंग करते हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है ली ना ने की रब से फरियाद। तो ये है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, ये आपने ध्यान रखना है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। So these are the elements of group 1. Next question. The element that is the highest percentage in the composition of the earth is. Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज द एलिमेंट जो इसका हाईएस्ट परसेंटेज प्रेजेंट है ऑन द अर्थ क्रस्ट। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और परसेंटेज की बात करें तो 46.6% बाय मास। So oxygen is the most abundant element in the earth's crust, making up about 46.6% of its mass. Oxygen is a highly reactive element that combines with other elements to form oxides. Oxygen is also the most abundant element in the human body. ये भी आपको ध्यान में रखना है। अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अगर हमसे बात की जाए कि सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो द राइट आंसर विल बी सिलिकॉन। तो फर्स्ट वाला तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है, बट सेकेंड वाला एग्जाम में आजकल सेकेंड थर्ड वाले पूछते हैं एग्जाम्स में, तो सेकेंड नंबर पे सिलिकॉन है अराउंड 27.7% के अराउंड। फिर है अल्यूमिनियम अराउंड 8% हम कह सकते हैं, देन आयरन। तो ये ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखना है, आफ्टर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, aluminum and iron. Next question. Which of the following gas is chiefly present in LPG? It is liquefied petroleum gas. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्यूटेन। तो ब्यूटेन इज अ काइंड ऑफ अल्केन, ये प्रेजेंट रहती है मैक्सिमम अमाउंट में एलपीजी में, एलपीजी सिलेंडर में मैक्सिमम अमाउंट में ब्यूटेन प्रेजेंट रहती है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH2 CH3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। तो अगर हम बात करें ब्यूटेन की, अगर हम बात करें एलपीजी की, तो ब्यूटेन के अलावा यहाँ पे प्रोपेन भी प्रेजेंट रहती है। बिसाइड्स दिस इट ऑल्सो कंसिस्ट प्रोपेन, मीथेन, नाइट्रोजन एंड ईथेन इन लिटिल अमाउंट। तो इसके अलावा प्रोपेन, मीथेन और नाइट्रोजन और ईथेन भी होती है, बट इनका अमाउंट काफ़ी कम होता है। मैक्सिमम अमाउंट में या फिर मेन कंपोनेंट कह सकते हैं हम एलपीजी का ब्यूटेन होती है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसके अलावा भी जो सेकंड नंबर पे मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट रहती है वो होती है प्रोपेन। आफ्टर ब्यूटेन प्रोपेन होती है, हम कह सकते हैं एलपीजी एक मिक्सचर होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का, जहाँ पे ब्यूटेन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most commonly used substance in the fluorescent tubes? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मरकरी वेपर एंड आर्गन। तो मरकरी वेपर और आर्गन यूज़ किए जाते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में। तो अगर हम बात करें फ्लोरेसेंट ट्यूब्स की, तो ये एक टाइप की लाइटिंग ट्यूब्स ही होती हैं, पर बेटर होती हैं थोड़ी। ट्रेडिशनल जो ट्यूब्स होती हैं उनसे थोड़ी बेटर होती हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंसेज इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आर मरकरी वेपर यानी HgK वेपर्स और आर्गन नोबल गैस को यूज़ किया जाता है। नोबल गैसेस इसलिए यूज़ की जाती हैं बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर। और अगर हम बात करें फ्लोरेसेंट ट्यूब्स की, दे कंटेन अदर नोबल गैस लाइक जेनॉन ऑल्सो। तो आर्गन मैक्सिमम केसेस में यूज़ की जाती है और इसके अलावा जेनॉन गैस को भी यूज़ किया जाता है फॉर दिस पर्पस। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्ट्राइकिंग द अर्थ इज ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से ही जो यूवी रेडिएशन जो है वो अब हमारी अर्थ में भी स्ट्राइक करने लगी है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं टू द ह्यूमन बॉडी। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्ट्राइकिंग द अर्थ इज ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। और अगर हम बात करें मेन कॉज की, तो मेन कॉज है इसका CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका मेन कॉज है। अगर हम बात करें CFCs की, तो CFCs ही मेन कॉज हैं ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द ओजोन लेयर। सो द ओजोन लेयर एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड अब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। विद द ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड, मोर यूवी रेडिएशन रीच द अर्थ सरफेस। और मैक्सिमम जो डिप्लीशन है ये अंटार्कटिका में हुआ है टिल नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन अमेलगम विथ अदर मेटल्स।
राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि मरकरी। तो मरकरी इज द मेटल जो अमलगम्स फॉर्म करता है विद द अदर मेटल्स। सो मरकरी जिसका जो सिंबल है इट इज़ Ag एंड अदर मेटल्स सच एज सिल्वर, गोल्ड, टिन एंड जिंक कैन ऑल्सो फॉर्म अमलगम। तो मरकरी के अलावा सिल्वर, गोल्ड, टिन और जिंक भी अमलगम फॉर्म कर सकते हैं। अमलगम एक काइंड ऑफ अलॉय ही होता है। सो एन अमलगम इज अ type of alloy formed when mercury mixes with another metals। mercury की बात करें तो ये एक transition metal है that is liquid at its room temperature। metallic bonds की बात करें तो hold the metals together in the form of amalgam। तो mercury is the metal which forms amalgam, ये आपने ध्यान में रखना है। mercury belongs to the 12th group of the periodic table and its atomic number is 80। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। So the next question is formation of ozone hole is maximum over। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल का मैक्सिमम फॉर्मेशन हुआ है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें ओजोन होल के फॉर्मेशन की तो ओजोन होल का फॉर्मेशन टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है। और अंटार्कटिका का बात करें तो अंटार्कटिका की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो यहाँ पे जो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन है, ओजोन होल का फॉर्मेशन है, ये मैक्सिमम है। सो द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल विच इज मैक्सिमम ओवर अंटार्कटिका। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। PVC इज ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड का जब पॉलीमराइजेशन होता है तब PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो पॉलीमराइजेशन अ केमिकल रिएक्शन दैट जॉइंस मोनोमर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म पॉलीमर चेन्स। तो मोनोमर्स यानी सिंगल यूनिट को जब जॉइन की जाती है सिंगल यूनिट्स तो वो एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करती हैं। और जब विनाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवाया जाता है तो ये इसका जो पॉलीमर फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं PVC। सो विनाइल क्लोराइड मोनोमर, विनाइल क्लोराइड इज अ मोनोमर ऑफ PVC। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑल कार्बन एटम्स आर क्वाटरनरी इन नेचर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डायमंड। तो डायमंड के स्ट्रक्चर में जितने भी जो कार्बन एटम्स होते हैं वो क्वाटरनरी शेप में होते हैं। क्वाटरनरी शेप मतलब जहाँ पे एक कार्बन 4 अदर एटम से या 4 अदर कार्बन से जुड़ा होता है। सो अगर हम बात करें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की तो इसको हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। सो इन डायमंड ऑल कार्बन एटम्स आर क्वाटरनरी इन नेचर मीनिंग ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू द 4 अदर कार्बन एटम्स। और ऐसा स्ट्रक्चर डायमंड का होता है। डायमंड का यही स्ट्रक्चर उसको काफ़ी हार्ड लेटाइस प्रोवाइड करता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिस्टोर द कलर ऑफ ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है H2O2 इसको यूज़ किया जाता है फॉर रिस्टोरिंग द कलर ऑफ द ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स। हाइड्रोजन peroxide is used to restore the color of old oil paintings that contain lead oxide। और इन पेंटिंग्स में क्या होता है lead oxide PbO प्रेजेंट रहता है। ओवर द टाइम lead oxide in the oil paintings can turn into lead sulfide which is black in color। और इसको ही प्रिवेंट करने के लिए H2O2 का यूज़ किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड दिस प्रोसेस कॉजेज द पेंटिंग टू लूज इट्स कलर क्योंकि जहाँ पे लेड ऑक्साइड प्रेजेंट रहता है ये लेड सल्फाइड में कलर कन्वर्ट होने लगता है जो ब्लैक कलर का होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ही H2O2 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सार टेस्ट ऑफ कोका कोला इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि फॉस्फोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4। तो H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है कोका कोला में जिसके वजह से इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा खट्टा यानी सार रहता है। सो द सार टेस्ट ऑफ कोका कोला इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इन इट। सो इसके वजह से ये जो कोका कोला का टेस्ट है वो थोड़ा टार्ट होता है यानी कि थोड़ा खट्टा होता है, इमली टाइप्स का। सो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉस्फोरिक एसिड। फूड ग्रेड फॉस्फोरिक एसिड इज एन एडिटिव विच गिव्स एसिडिक टेस्ट टू द फूड एंड बेवरेजेस एंड एक्ट्स एज अ स्टेबलाइजर एंड एंटीऑक्सीडेंट। और यही H3PO4 एज अ एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है कोका कोला में। और यहाँ पे ये फूड ग्रेड फॉस्फोरिक एसिड होता है, ये आपने ध्यान में रखना है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज which of the following compounds is commonly used as an antiseptic in the mouth washes and toothpaste? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को यूज़ किया जाता है एज अ एंटीसेप्टिक माउथ वॉश में और टूथपेस्ट में। अदर देन दैट अगर हम बात करें, जो CPC होता है, CPC के कंपाउंड्स को यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक में और एंटीसेप्टिक में या टूथपेस्ट में या माउथ वॉशेस में एज अ एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है CPC के कंपाउंड्स को। ये आपने ध्यान में रखना है। CPC की बात करें तो CPC का फुल फॉर्म होता है सटाइल पिरिडियम क्लोराइड। तो सटाइल पिरिडियम क्लोराइड के कंपाउंड्स को यूज़ किया जाता है और इसके अलावा सोडियम क्लोराइड NaCl को भी यूज़ किया जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो सोडियम क्लोराइड ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट, इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन द माउथ वॉशेज एंड टूथपेस्ट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूजेस एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी इन माउथ वॉशेज एंड टूथपेस्ट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जिंक आयंस को भी यूज़ किया जाता है। Zinc ions inhibit the production of volatile sulfur containing compounds VSC that causes the bad breath. Next question. Radioactive dissociation of uranium ultimately results in the formation of, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेड। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम यानी कि जब यूरेनियम टूटता है तो तब ये लेड का फॉर्मेशन करता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो एक तरीके से अगर हम बात करें, जब यूरेनियम का न्यूक्लियर डीके होता है तब यहाँ पे लेड भी फॉर्म होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यूरेनियम से लेड का फॉर्मेशन होता है। सो द रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ lead and this process is known as radioactive decay. This you have to keep in mind. तो यूरेनियम के डीके की बात करें तो यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल भी निकलता है। इसके अलावा जो ये प्रोसेस है ये कंटिन्यू होती है टिल यूरेनियम अपनी एक स्टेबल स्टेट को अटेन कर ले। यूरेनियम की बात करें तो ये एक रेडियो एक्टिव मेटल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है नेचुरली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। And the next question is, which is the major harmful gas emitted by the automobile vehicles which causes air pollution? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक हार्मफुल गैस है जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स से एमिट होती है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस दैट इज एमिटेड फ्रॉम द इंजन ऑफ एन ऑटोमोबाइल। द स्मोक रिलीज फ्रॉम द ऑटोमोबाइल इज ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। CO की बात करें जो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं और ये बॉडी टिश्यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है और जनरली ये कार्स और ट्रक से एमिट होती है। इसके अलावा अदर हार्मफुल गैसेस जैसे NO2 भी एमिट होती है। इसके अलावा अदर हाइड्रोकार्बन्स जो बर्न होते हैं उसके थ्रू भी जो गैसेस निकलती हैं वो भी काफ़ी हार्मफुल होती हैं। लाइक CO2 निकलती है हाइड्रोकार्बन के बर्न होने से, विच इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर आवर एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ किया जाता है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट कॉमन गैस यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर। इट इज स्टोर्ड इन द एक्सटिंग्विशर एज अ लिक्विड अंडर वेरी हाई प्रेशर में इसे स्टोर किया जाता है। व्हेन स्प्रेड ऑन द फायर इट कट्स ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई एंड कूल्स द फ्यूल। तो एक तरीके से ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है इसको कट करती है कार्बन डाइऑक्साइड और जिसकी वजह से जो फायर है वो तरीके से कूल डाउन हो जाती है, यानी कि आग बुझाने के काम आता है हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अल्कोहल मिक्सचर बाय विच मेथड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिस्टिलेशन। तो स्पेसिफिकली बात करें तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है और ये जो मेथड है ये बेस्ड है ऑन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टू लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में जब डिफरेंस होता है तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स। ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या होता है कि जब मिक्सचर को हीट किया जाता है तो अल्कोहल ये जल्दी इवेपोरेट हो जाती है वाटर से पहले और इस तरीके से हम अल्कोहल के वेपर को भी एक तरीके से स्टोर कर सकते हैं और इस तरीके से अल्कोहल और वाटर को सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्ट टॉक्सिक वन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मोस्ट टॉक्सिक गैस अमंग दीज गैसेस। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस ये भी हार्मफुल होती हैं, बट अमंग दैम कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मोस्ट टॉक्सिक वन और द मोस्ट पॉइजनस वन। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट सोर्सेज, carbon monoxide is considered the most toxic gas among common options as it is readily binds to the hemoglobin in the blood, preventing oxygen transport and leads to the potential of suffocation and it ultimately leads to death. तो डेथ भी पॉसिबल होती है बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये हमारे हीमोग्लोबिन से काफ़ी जल्दी अटैच हो जाती है, जो ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ कर देती है फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ कोल गैस इज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइड्रोजन। तो जो कोल गैस होती है उसका ये कंपोजिशन यहाँ पे मेंशन्ड है, जहाँ पे जो लार्जेस्ट अमाउंट में जो गैस पाई जाती है वो होती है हाइड्रोजन। अगर आपसे सेकंड नंबर में पूछे तो मीथेन, एट थर्ड पोजीशन इट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और फिर होती है एथाइलिन विच इज़ 5%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्मोक बॉम्ब्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाइट फॉस्फोरस। तो वाइट फॉस्फोरस विच इज़ एन एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस, इसको यूज़ किया जाता है फॉर क्रिएटिंग द स्मोक बॉम्ब्स और 20वीं सेंचुरी में फॉर द फर्स्ट टाइम इसको क्रिएट किया गया था। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे जो वाइट फॉस्फोरस है इसको यूज़ किया गया था फॉर मेकिंग स्मोक बॉम्ब्स। So white phosphorus finds its use in various military applications such as bombs for smoke screening, as smoke pots and smoke bombs and in tracer ammunition। तो इन चीज़ों में ये वाइट फॉस्फोरस को यूज़ किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर स्मोक ग्रेनाइट्स बनाने के लिए भी यूज़ किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, और इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, और डिस्ट्रक्शन हुआ था ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस is employed in the production of वनस्पति from the vegetable oil। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस इज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वनस्पति घी को प्रोडक्शन के लिए फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल से। सो वनस्पति एन अल्टरनेटिव टू घी एज वेजिटेबल कुकिंग ऑयल दैट इज फुली और पार्शियली हाइड्रोजनेटेड। हाइड्रोजनेशन इंक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 36 डिग्री सेल्सियस क्लोज टू ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो द गैस जिसको यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल इज H2। ये आपने ध्यान में रखना है, काफ़ी हाई प्रेशर में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, आपसे पूछा जाए तो निकल कैटलिस्ट को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोजनेशन ऑफ द ऑयल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, नेम द गैस यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लोरीन गैस को यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2 CaO whole twice CaOCl2। So it is manufactured by passing chlorine gas over dry slaked lime. Bleaching powder is also called as calcium chlorohypochlorite because it is considered as a mixed salt of hydrochloric acid and hypochlorous acid. Next question, which among the following is not a noble gas? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन इट इज़ नॉट अ नोबल गैस। नोबल गैस की बात करें तो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को नोबल गैस में कंसिडर किया जाता है। नोबल गैसेस को याद करने का तरीका है हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। तो ऐसे आप नोबल गैसेस को याद कर सकते हैं, ये है हमारी नोबल गैसेस। और जो लास्ट 118th एलिमेंट होता है वो होता है ऑर्गेनिसन OG। अगर हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम सेकेंड इसका एटॉमिक नंबर होता है नियॉन विथ 10, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टॉन का होता है 36, जेनॉन का होता है 54, रेडॉन का होता है 86 और ऑर्गेनिसन 118। अगर हम बात करें विच वॉज द फर्स्ट नोबल गैस टू बी डिस्कवर्ड, सो इट वॉज आर्गन। ये भी आपने ध्यान में रखना है। The noble gases are the chemical elements in the group 18 of the periodic table. This chemical series contains 6 gases जो हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। और जो ये ऑर्गेनिसन होता है ये एक मेटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the most pure form of coal among the following option is।
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। सो वुड चारकोल एंड लैम्प ब्लैक आर द synthetically produced from the amorphous carbon between graphite and anthracite. Graphite is pure form of thermodynamically stable state of carbon, while anthracite it is the purest form of coal. ये भी आपने ध्यान में रखना है। So next question देख लेते हैं, which among the following elements is obtained from the seaweeds? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि आयोडीन। तो आयोडीन को ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द सीवीड्स। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो आयोडीन की बात करें तो इसको इम्पॉर्टेंट डाइटरी सप्लीमेंट भी कंसिडर किया जाता है, और सीवीड सच एज लेमिनेरिया Polysphaehonia are rich sources of iodine, a trace element essential for healthy thyroid function and healthy metabolism के लिए थायराइड काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है for the body. So next question डिस्कस कर लेते हैं। Next question, which of the following elements is obtained from the seaweeds? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि आयोडीन। तो आयोडीन को ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द सीवीड्स। सीवीड सच एज लेमिनेरिया एंड पॉलीस्फाइहोनिया आर द रिच सोर्सेज ऑफ आयोडीन, अ ट्रेस एलिमेंट एसेंशियल फॉर हेल्दी थायराइड फंक्शन एंड हेल्दी मेटाबॉलिज्म, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाय विच प्रोसेस इज एथेनॉल प्रोड्यूस्ड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी यानी कि फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू इथेनॉल जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH इसको प्रोड्यूस किया जाता है। सो इथेनॉल इज प्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन यूजिंग ग्लूकोज derived from sugars, that is sugarcane, sugar beet and molasses, starch or cellulose as raw materials. During fermentation, sugar is anaerobically converted into ethanol, water and carbon dioxide. तो इथेनॉल CO2 and H2O फॉर्म होते हैं during the process of fermentation. This you have to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज प्योर वाटर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि फीबली आयनाइज्ड। तो जो प्योर वाटर होता है ये फीबली आयनाइज्ड होता है, इसकी वजह से इसमें जो कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि जो नॉर्मल वाटर होता है वहाँ पे आयंस पाए जाते हैं, काफ़ी सारे आयंस पाए जाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि जो प्योर वाटर होता है यहाँ पे जो आयंस होते हैं वो बहुत एक तरीके से हम कह सकते हैं जो कंडक्टिंग आयंस होते हैं वो कम पाए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। Pure water is covalent compound. It exists as simple discrete molecule and has simple molecular structure. Hence it does not exist as ions के फॉर्म में ये exist नहीं कर पाता है जब ये pure होता है। Therefore pure water cannot conduct electricity due to the absence of mobile ions and electrons. जबकि जो normal water होता है फिर dirty water होता है, it can conduct electricity in the presence of same dissolved substance. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द नेचुरल गैस इज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि मीथेन। सो नेचुरल गैस इज नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ प्राइमरीली मीथेन विद अदर हाइड्रोकार्बन सच इज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। मीथेन की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो गया CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज अ नेगेटिव चार्ज? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि बीटा पार्टिकल्स। तो बीटा पार्टिकल्स ये बेसिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। सो अ नेगेटिव बीटा पार्टिकल इज एसेंशियली एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस कॉल्ड एज बीटा माइनस डीके. It carries a negative charge and is identical to a normal electron, meaning it has negligible mass as compared to that of proton के comparison में इसका mass negligible होता है. Next question, the system that uses radioactivity to decide the period of materials of prehistoric element is. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बन डेटिंग प्रोसेस. तो द system that uses radioactivity to determine the age of prehistoric material is called as carbon dating process. ये आपको ध्यान रखना है, जिसको रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है. यहाँ पे कार्बन 14 का आइसोटोप यूज किया जाता है फॉर द कार्बन डेटिंग प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. कमर्शियल नाइट्रिक एसिड इज कलर्ड बिकॉज इट कंटेन्स डिजॉल्व्ड. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर
बी यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी नाइट्रस ऑक्साइड प्रेजेंट होती है नाइट्रिक एसिड में, जिसकी वजह से ये कलर्ड अपीयर होता है। कमर्शियल नाइट्रिक एसिड ये कलर्ड अपीयर होता है, जबकि जो प्योर नाइट्रिक एसिड होता है वो कलरलेस होता है। So commercial nitric acid is colored because it contains dissolved nitrogen dioxide and प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस, जबकि जो प्योर नाइट्रिक एसिड होता है वो कलरलेस होता है। बट द ब्राउन और येलो कलर इज सीन इन कमर्शियल नाइट्रिक एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस विच फॉर्म्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस। तो इसके प्रोडक्शन के टाइम पर ही जो गैस प्रोड्यूस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये इसमें डिजॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से इसका कलर येलोइश या फिर ब्राउनिश हो जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि एथाइलिन। तो एथाइलिन गैस को यूज़ किया जाता है फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग, या फिर कच्चे जो फल होते हैं उनको पकाने के लिए यूज़ किया जाता है एथाइलिन को। एथाइलिन गैस is used to artificially ripen green fruits. Ethylene is a plant hormone that triggers the ripening process in many fruits. अगर बात करें एथाइलिन के फॉर्मूले की, तो C2H4 is the formula of एथाइलिन। ये एक हार्मोन होता है जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट को एक तरीके से होने में हेल्प करता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एथाइलिन की बात करें तो ये एक कलरलेस होता है, नेचर में फ्लेमेबल गैस होती है, और इसकी स्वीट और हम कह सकते हैं स्वीट और मस्की इसका ऑर्डर होता है। और अनराइप फ्रूट्स को एक तरीके से, जो अनराइप फ्रूट्स होते हैं, जो ऐसे फल होते हैं जो पके नहीं होते हैं, उनमें जो एथाइलिन का लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये प्रेजेंट रहती है इन मैक्सिमम बेवरेजेस में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। द गैस प्रेजेंट अंडर pressure in soft drinks is carbon dioxide. When a soft drink is carbonated, carbon dioxide gets dissolved in a liquid under pressure, creating fizzy effect when the container is opened. The process of carbonation imparts a sparkle and tangy taste and also prevents spoilage of the beverage. This you have to keep in mind. जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एक तरीके से फिजीनेस प्रोवाइड करती है टू द ड्रिंक, और इसके अलावा जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें भी जो CO2 होती है काफ़ी हाई प्रेशर में रखी जाती है, ताकि एक तरीके से इन बेवरेजेस को प्रिवेंट किया जा सके फ्रॉम स्पॉइलिंग। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज्ड इन हार्ट पेस मेकर्स। तो यहाँ पे होना चाहिए हार्ट पेस मेकर्स में किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज़ किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम का जो 238 आइसोटोप है इसको यूज़ किया जाता है हार्ट पेस मेकर में, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। एंड दैट इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज्ड इन हार्ट पेस मेकर्स इज प्लूटोनियम। प्लूटोनियम बेस्ड पेस मेकर्स आर larger and heavier but have a longer life expectancy. अगर बात करें पेसमेकर होता क्या है, तो पेसमेकर एक ऐसा डिवाइस होता है which is placed in the chest or abdomen to help control the abnormal heart rhythms. तो हार्ट की जो रिदम होती हैं उनको एक तरीके से नॉर्मलाइज करने के लिए हार्ट पेसमेकर्स को लगाया जाता है विद इन द बॉडी, और यहाँ पे जो आइसोटोप यूज़ किया जाता है वो प्लूटोनियम का ही होता है, जो होता है प्लूटोनियम 238। इसको पावर सोर्स कहा जाता है ऑफ द हार्ट पेस मेकर्स। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और प्लूटोनियम 238 का ही जो एक आइसोटोप है इसको यूज़ किया गया था एज अ हीट सोर्स की तरह यूज़ किया गया था नासा के स्पेस मिशन में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द एनोड इन द ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिंक। तो जिंक का बना होता है एनोड ऑफ द ड्राई सेल। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। द एनोड इन द ड्राई सेल इज मेड अप ऑफ जिंक मेटल इन द फॉर्म ऑफ जिंक कैन। अगर हम बात करें एनोड की, तो एनोड क्या होता है, बेसिकली नेगेटिवली चार्ज साइड होती है उसको हम कहते हैं एनोड।
तो बेसिकली हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं LOAN। तो देखिए जो लेफ्ट साइड पे होता है वो होता है एनोड, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होती है, और ये A स्टैंड्स फॉर कि ये एनोड है, और N स्टैंड्स फॉर एनोड में जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। और किसी भी ड्राई सेल का जो एनोड होता है वो जिंक का बना होता है, और जिंक पे ऑक्सीडेशन होगी इसका मतलब। सो द एनोड इज नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यहाँ पे भी लिखा है, जबकि जो कैथोड होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज terminal of the battery. The electrolyte is a paste or moist medium that contains ammonium chloride or the zinc chloride. This you have to keep in mind. Next question, one of the constituents of the tear gas is, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोपिक्रिन। तो क्लोरोपिक्रिन इट इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द टीयर गैस। टीयर गैस की बात करें तो बेसिकली टीयर गैस को यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट, या फिर मिलिट्री पर्पस के में, या फिर पर्सनल सेफ्टी के लिए टीयर गैस को यूज़ किया जाता है। तो एक तरीके से अगर हम बात करें लॉ इन्फोर्समेंट में, तो यहाँ पे पुलिस यूज़ करती है टीयर गैस इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्राउड्स और सप्रेस द सिविल अनरेस्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें टीयर गैस के कंपोनेंट्स की, तो टीयर गैस के 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। टीयर गैस इज मेड अप ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड सच एज क्लोरोपिक्रिन, ओमेगा क्लोरोएसिटोफिनॉन, ऑर्थोक्लोरोबेंजाइलिडीन, मेलोनोनाइट्राइल। तो these are the constituents of the tear gas. Next question, which variety of coal contains recognizable traces of the original plant material? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीट। सो पीट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोल। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पार्शियली डिकेड प्लांट मटेरियल accumulates in the wet and swampy areas. Peat is the type of coal that contains recognizable traces of the original plant material. ये आपको ध्यान में रखना है, it is the first stage of the coal formation. This you have to keep in mind. Next question डिस्कस कर लेते हैं। The next question is, the byproduct obtained by the soap industry is? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्लाइसरॉल। सो ग्लाइसरॉल ऑल्सो नोन एज ग्लिसरीन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द सोप इंडस्ट्री। इट इज़ अ थिक ट्रांसपेरेंट एंड नॉन टॉक्सिक लिक्विड, एंड इट इज़ बेसिकली द आउट प्रोडक्ट, या फिर हम कह सकते हैं आउटकम, या फिर द बाई प्रोडक्ट ऑफ द सोप इंडस्ट्री इज ग्लाइसरॉल और ग्लिसरीन। सो with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video, and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.